ऑल राइट फ्रेंड्स, तो हम लोग द हिंदू इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स अपडेट कर रहे हैं। ये मई 2023 से अप्रैल 2024 था। सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो रेपिटेशन। तो जो हमने पहले कर लिया है इंडियन एक्सप्रेस में, उसके साथ साथ जो हमने पीटी 365 वाली क्लास में किया है, उससे हटके जो न्यूज़ है उसको मैंने डालने की कोशिश की है यहाँ पर। ऑल राइट, सो लेट अस सी, ज़्यादा है नहीं है। सो हम बात करते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में। सो ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, इट वाज ऑफिशियली अनवील्ड ऑन अक्टूबर 2023, और ये किसके अंदर है? मिशन लाइफ के अंदर है। सो ये जो आपका मिशन लाइफ है, ये कौन से कॉप के अंदर आता है? विच कॉप इट वाज? ये यूएनएफसीसी में मोदी जी ने किया था, ग्लासगो में किया था। मोदी जी ने ग्लासगो में मिशन लाइफ किया था, इफ यू गाइस रिमेम्बर, COP 26 में। और इसमें करना क्या है? 100 करोड़ पीपल, दैट इज 1 बिलियन पीपल, 1 बिलियन पीपल, उनको जो है ये अवेयर कराना है कि एक सस्टेनेबल लाइफ कैसे जिए। और जीसीबी प्रोग्राम जो है, इट प्रेजेंट्स इटसेल्फ एज इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू इंसेंटिवाइज्ड वॉलेंटरी एक्शंस। ओके, अगेन वॉलेंटरी है इसमें, जो आप समझेंगे, थिंग्स आर वॉलेंटरी है। ओके, so voluntary action for environmental conservation. Under this, individuals, organizations, and companies, public and private, would be encouraged to invest in sectors ranging from afforestation, water conservation, stemming, air pollution, waste management, mangrove conservation, and in return will be eligible for green credits. जैसे कार्बन क्रेडिट है, तो होता है ना, जिस तरीके से आपका कार्बन क्रेडिट का सिस्टम होता है, एकदम उसी तरीके से आपका ग्रीन क्रेडिट है। और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें? इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कौन कर सकता है? कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हु ऑल? इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज। ठीक है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, मतलब आपके पीएसयूज भी हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है ग्रीन क्रेडिट में। और ये जो है, आपको कहाँ कहाँ पे आप जा सकते हो? एफॉरेस्टेशन में, वाटर कंजर्वेशन में, एयर पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, मैंग्रोव कंजर्वेशन एज वेल। और इंडिया, आपको पता है ना, मैंग्रोव अलायंस का मेंबर भी है। मैंग्रोव अलायंस जो है उसका इंडिया मेंबर भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है, यस। और इसको स्टार्ट किसने किया था? इसको यूएई और इंडोनेशिया ने स्टार्ट किया था। इट वाज नॉट स्टार्टेड बाय इंडिया, इट वाज स्टार्टेड बाय यूएई एंड इंडोनेशिया। ठीक है, ऑल राइट, यस। तो इवन, हाँ, वेरी गुड। तो मिष्टी स्कीम भी जो है, मिष्टी स्कीम किसके लिए है? मिष्टी मैंग्रोव के लिए है ना। मिष्टी स्कीम जो है आपका, मिष्टी का फुल फॉर्म क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स, मिष्टी। ठीक है, सो जनरली इंडियंस लाइक, ओके, इंडियन जो है ब्यूरोक्रेट्स, दे लाइक टू मेक अ वेरी गुड एक्रोनिम जो होता है, जनरली उसको कुछ इंडियन वर्ड से जोड़ के बनाते हैं। सो ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, व्हाट इज दैट? ICFRE। ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ICFRE जो है, it is in charge of administering the program. ICFRE will define methodologies to calculate green credits that results from the activities prescribed. They will also manage a trading platform. तो जैसे आपका कार्बन क्रेडिट में आप ट्रेडिंग करते हैं, उसी तरीके से ग्रीन क्रेडिट भी जो है, विच विल बी मैनेज अ ग्रीन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विच विल बी मैनेज बाय ICFRE। वहां पर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। और ये जो ट्रेडिंग मैकेनिज्म है कार्बन क्रेडिट्स में, वो कहां से आया है? क्या वो क्योटो प्रोटोकॉल से आया है? क्योटो प्रोटोकॉल से, यस। सो फ्रॉम देयर इट हैज कम। और वो जो है उसको भी आप ट्रेड कर सकते हो, इंडिया में भी जो है आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो इंडिया में ट्रेडिंग के लिए क्या यूज करते हो आप? इंडिया में कौन सा एक्सचेंज है? इंडिया में इज देयर एनी ग्रीन एक्सचेंज दैट यू गाइज नो अबाउट? एनीथिंग?
एनीथिंग, एनी, जैसे बीएससी और एनएससी होता है ना, बीएससी और एनएससी होता है ना, उसी तरीके से क्या इंडिया में कुछ है क्या, किसी किसी नाम का कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग में? ग्रीन क्रेडिट इंडिया में क्या है? इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, IEEL, है कि नहीं? पावर एक्सचेंज है कि नहीं? इज देयर नॉट पावर एक्सचेंज, IEEL? देयर इज अ पावर एक्सचेंज जहां, जिसके थ्रू, ओके, जिसके थ्रू जो है आप अपना खुद से ट्रेड कर सकते हो. ऑल राइट, यू कैन ट्रेड. any other trading platform that you guys know about? Environmental trading platform name? CTX. Okay, CTX you can say. CTX, it's a हाँ, CTX India you can say. Okay, ये डिजिटल एक्सचेंज प्रोग्राम है आपका. फॉर व्हाट इट इज देयर CTX इंडिया? CTX इंडिया जो है वो कार्बन ऑफसेटिंग के लिए, ओके, और डिजिटली है, फुल्ली डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और उसमें जो है आप कार्बन क्रेडिट कर सकते हो चेंज. ऑल राइट. सो बट इन जनरल, ओके, इन जनरल अगर आप बात करोगे इन्वायरमेंटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, सो CTX के अलावा भी, ओके, CTX के अलावा भी इंडिया में होता है ट्रेडिंग, एंड देयर इज अ डेडिकेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एज वेल. ओके, ठीक है. ऑल राइट. यहां पर अगर आप देखिएगा, broadly companies, organizations and individuals could offer to pay for afforestation project. और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप किसी एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट के लिए पैसा दे सकते हो, अगर आप कोई इंडिविजुअल है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है. लेकिन वो एफोरेस्टेशन करेगा कौन? इट विल बी डन बाय स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नॉट बाय यू. यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड द मनी, और आपके जगह जो है डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ओके, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो जाके लगा देगा. GCP program for afforestation says that companies can exchange their credits. So credit exchange is also allowed. Please remember this. GCP also says that green credits that results in storing carbon may be used for carbon trading. ठीक है. तो अगर कोई भी ग्रीन क्रेडिट है जो कि जिससे कार्बन का स्टोरेज हो रहा है, सो उसको आप क्या कर सकते हो, कार्बन ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो. NCAP, तो न्यूज आया था कि NCAP जो है, cities जो है, they continuously violating their annual PM levels, and they need to prepare and implement annual clean air action plan. तो यहाँ पर NCAP कहाँ पर एप्लीकेबल है? टू एनी सिटी जो अपना पर्टिकुलेट मैटर का जो लेवल्स है, जिसमें दो पर्टिकुलेट मैटर होता है, एवरीबडी नोज अबाउट इट, PM10 एंड PM2.5. सो PM10 आपके लंग्स में चला जाता है, और PM2.5 कहाँ चला जाता है? आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है. वेयर डज दिस गो? इट गोज इनटू योर ब्लड स्ट्रीम एज वेल. ठीक है. ऑल राइट. अकॉर्डिंग टू द पोर्टल फॉर रेगुलेशन of air pollution in non-attainment city. So what is this portal? इस पोर्टल का नाम क्या क्या? प्राण पोर्टल सुना आपने? प्राण, जैसे प्राण वायु होता है ना, उसी तरीके से आपका क्या होता है, प्राण पोर्टल होता है. दैट इज पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटी, where only 37% of cities have completed their LNSA city, meaning the remaining 63% they don't have a clear idea what is polluting their air. तो इसमें मतलब क्या है कि 37% आउट ऑफ सपोज से 100 cities, 37 cities have only carried out their surveys and studies, whereas 63% they have not done. Okay, 63 cities have not done out of 100. NCAP was launched in January 2019 to improve air quality through a city specific action plan. तो हर सिटी का एक्शन प्लान अलग होता है. क्यों भाई? बिकॉज कॉजेज आर डिफरेंट. जैसे दिल्ली में जो है, देर आर मल्टीपल कॉजेज. दिल्ली में आपको सॉल्ट माइंस, अफगानिस्तान का पराली हो गया, दिल्ली में आपका गाड़ी चलाने वाला इशू हो गया, तो उसके वजह से दिल्ली का स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगा. ओके, दिल्ली का स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगा. और दूसरे सिटी का, सपोज से पटना का स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगा. पटना इज मोस्टली रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल एंड व्हीक्यूलर. ओके. ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा?
stringently implementing mitigation measures to prevent, control and strengthening an air quality monitoring network across the country. सो एनसीएपी तो चलिए पूरे इंडिया के लिए होता है, दिल्ली एनसीआर के लिए स्पेशल क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रैप है, बहुत बढ़िया, बहुत अति उत्तम, ठीक है, अलौकिक, ओके। ग्रैप होता है, ठीक है, ग्रैप क्या है? दीज आर ग्रेडेड एक्शन प्लान, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रेड्स के ऊपर, जैसे इतना पीएम से उतना पीएम चला जाए तो फिर क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द रेंज ऑफ योर एक्यूआई। अगर बहुत आगे चला जाएगा तो बाहर के जो सिटी से गाड़ी आ रही है उसको बैन करके दिल्ली में सिर्फ ऑड इवन, मतलब ऑड नंबर की गाड़ी ऑड वाले दिन, इवन नंबर की गाड़ी इवन नंबर वाले दिन चलाना, ये वाला सिस्टम होगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके पोल्यूटिंग कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है उनको बंद करना, तो ये सारी चीजें जो है करवाई जाएगी। एयर इंफॉर्मेशन सेंटर एंड pollution forecasting. So NCAP, it aimed to establish air information center at central and regional levels by 2020. However, as of December 2023, only the central portal for regulation of air pollution in non-attainment city, the प्राण पोर्टल, अब प्राण पोर्टल कौन चला रहा है? सीपीसीबी चला रहा है। सीपीसीबी कैसे बना है? वाटर एक्ट से बना है, ठीक है। डिस्पाइट एनसीएपीज गोल फॉर एयर पोल्यूशन फोरकास्टिंग सिस्टम इन नॉन अटेनमेंट सिटी, सिर्फ दिल्ली के पास अपना खुद का फंक्शनल सिस्टम बचा है। मतलब सिर्फ दिल्ली ने जो है एक एयर पोल्यूशन फोरकास्टिंग सिस्टम, सो दैट पीपल कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स, जिस दिन बहुत ज्यादा पोल्यूशन की संभावना है या जिस दिन बहुत ज्यादा पोल्यूशन उठेगा, सो उस दिन आप स्कूल्स बंद कर सकते हो, बच्चों को घर में रख सकते हो, एंड यू कैन टेक प्रिकॉशंस, बट ओनली दिल्ली हैज इट, ओके। अब बात करते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स के बारे में। सो कुछ इसमें, दिस इज नॉट एक्सटेंसिव, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्निपेट्स हैं फ्रॉम द आर्टिकल दैट हैज फीचर्ड इन द हिंदू। तो इंडिया जो है उसने 2022 में अपना प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स लेके आया था, विच बैंड 19 कैटेगरीज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, which did what? Banned 19 categories of single use plastic. These are defined as disposable goods that are made with plastic but are generally use and throw after a single use. For example, जब आप जाते हैं दूध वाले के शॉप पे या किसी छोटे मोटे शॉप पे जाते हैं, तो वो क्या देता है आपको? वो जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होता है ना, पतला वाला, विच यू डू नॉट यूज, ओके, सेकेंड टाइम, आप क्या करते हो? उसको फेंक देते हो। सो ये जो है इसमें क्या बोल रहा है कि हम इसको बैन कर रहे हैं, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लास्टिक उसके थिकनेस को बढ़ा रहे हैं। सो 100 माइक्रोन से ज्यादा, वी आर सेइंग व्हाट, कि 100 माइक्रोन से ज्यादा है तो उसको 150 करो, 150 है तो उसको 200 करो, ऑलराइट। यस, कूड़े फेंकने वाला ब्लैक बैग इज डिफरेंट, दैट इज वेरी थिक, हैव यू सीन दैट? दैट इज वेरी वेरी थिक, सो वो ज्यादा माइक्रोन्स का होता है, ओके। These includes plastic cups, spoons, earbuds, decorative thermocol, wrapping and packaging film, which you use to cover sweet boxes as well. It, however, doesn't include plastic bottles, even those less than 200 ml, and multi-layered packaging boxes, जैसे टेट्रा पैक जिसको कहते हैं, याद है? जो मिल्क आता है अमूल वाला 1 लीटर, जिसमें आता है टेट्रा पैक करके, जिसमें रियल का जूस आता है। सो ये जो है आप इस पर देख सकते हो। A new set of amendments to India's plastic waste management rules 2024 was made public. और ये जो है इन रूल्स को अमेंड फिर से किया गया था, which defines biodegradable plastics. What does it do? It defines what? Biodegradable plastics as what? As not only capable of degradation by biological processes in specific environment such as soil, landfill, but also as materials that do not leave any microplastic. तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये कह रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स अगर आप बना रहे हैं
so it should not have any microplastics. If it is having any microplastic, so it cannot be called as biodegradable plastic. अगर इसमें, क्योंकि माइक्रो, देखिए क्या होगा कि बायोडिग्रेड तो हो जाएगा, लेकिन फिर माइक्रोप्लास्टिक कहाँ मिलेगा आपके बॉडी में, ये कहाँ सीप कर जाएगा, इट इज गोइंग टू सीप इनटू योर ग्राउंड, फिर आप खाना खाइएगा उस पे उगा हुआ, एंड देन फाइनली व्हाट विल हैपन, आपके बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक अक्यूमुलेट हो जाएगा. सो देयर हैज बीन अ स्टडी जहां पर ऐसा बोला गया है दैट ईच पर्सन टुडे हैज इनफ प्लास्टिक, हर आदमी के पास इनफ प्लास्टिक है कि वो क्या करेगा, उससे एक एटीएम कार्ड बन सकता है. सारे इंसान के बॉडी में, जो अर्बन एक ड्वेलर है उसके बॉडी में इतना प्लास्टिक आ चुका है जिससे एक मेटल का कार्ड बन सकता है आपका. वो जो मेटल वाला कार्ड नहीं होता, नॉट मेटल बट एज इन जो मेट्रो कार्ड देखते हैं आप, या कोई एटीएम कार्ड देखते हैं, रुपए कार्ड देखते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं कनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में. सो कनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, फ्रेमवर्क है, इसके किसको रिप्लेस कर रहा है? क्या ये आईसी बायोडिग्रेडेबल फ्रेमवर्क, सॉरी बायोडिग्रेडेबल बोला, बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को कर रहा है? आईसी टारगेट्स जिसको कहते हैं हम लोग, which failed colossally and it was to be over in 2020. So उसके जगह जो है आपका कनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क आया था, और ये जो है 15th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द यूएनसीबीडी, उसमें अडॉप्ट किया गया था. और ये जो है एक एम्बिशियस पाथवे खींचना चाहता है टू फॉर अ ग्लोबल विजन ऑफ अ वर्ल्ड विच इज लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर बाय 2050. इसमें 4 गोल सेट हुए हैं फॉर 2050 और 23 टारगेट सेट हुए हैं फॉर 2030. ठीक है. एंड देयर इज ऑल्सो एन अग्रीमेंट ऑन डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेस. तो जेनेटिक रिसोर्सेस के लिए सपोज देयर इज दिस कनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क, तो उसके साथ कोई और है क्या विच टॉक्स अबाउट जेनेटिक रिसोर्सेस? एनीथिंग? does the have you guys heard about something? कार्टाजेना तो आपका जीएमओस के बारे में है. ओके, कार्टाजेना तो जीएमओस के बारे में है, बट डज नागोया आल्सो टॉक्स अबाउट इट, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस? नागोया और कार्टाजेना किसके बारे में बात करता है? कार्टाजेना जो है वो किसके बारे में बात करता है? कार्टाजेना टॉक्स अबाउट बायोसेफ्टी, जीएमओ. Cartagena talks about what? Biosafety, GMO. Yes. Okay. Target 3 of the Kunming Montreal GBF aims to increase terrestrial inland water enough coastal and marine areas. तो ये सब जो है टारगेट 3 क्या करना चाहता है? What does it want to do? It want to do कि एटलीस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड का जो टेरेस्ट्रियल एरिया है दैट शुड बी प्रोटेक्टेड एरिया. That should be what? Protected area. This is only, word salad. Word salad का मतलब क्या होता है? What it is trying to say here is, rather than reading all this, that ये 30% of the world जो है वो protected area के अंदर आ जाएगा. अभी 16% of the world जो है वो protected area के अंदर आता है. तो मैं बात करता हूँ ब्लैक कार्बन के बारे में. It's a dark sooty material which is emitted alongside other pollutants when biomass and fossil fuels are not fully combusted. It contributes to global warming and poses severe risk. There is a direct link between exposure to black carbon and a risk of heart disease, birth complication and premature death as well. Most black carbon India में कहां से आता है? Please remember residential sector when they burn biomass such as cow dung. तो यहां पर जो है अब आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज वन ऑफ द रीजन फॉर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. उज्ज्वला योजना के बारे में क्यों? बिकॉज काउ डंग से हमें हटाना था लोगों को, बिकॉज वो जो है इंडिया के लिए अच्छा नहीं था. वो ब्लैक कार्बन प्रोड्यूस कर रहा था, और इंडिया का जो टोटल ब्लैक कार्बन एमिशन है उसमें से रेसिडेंशियल सेक्टर इज 47% एंड 23% जो है आपका वो था इंडस्ट्रियल सेक्टर.
Now here UPSC can trap you. How UPSC will trap you? It will say that the industrial sector is the number one emitter. Okay, industrial sector. Ab in general, now I am not claiming anything and I am not taking responsibility for this. लेकिन आपके दिमाग में बस मैं ये डालना चाहता हूं that for the past 10, 15, whatever years, UPSC whenever UPSC ऐसा बोलती है कि ये लार्जेस्ट एमिटर है, रीजन ये है, द लार्जेस्ट रीजन इज दिस, सो वो जनरली रॉन्ग होता है. आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस. सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन क्यों होता है? द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन. This was asked in 2023, which was wrong because the largest consumption is irrigation. Very similarly, these things are there. In the paper on Sunday, what you guys have to do is you have to be very, very, very careful. ठीक है, पिछला अटेम्प्ट अगर आपने दिया होगा तो देर वुड बी दिस चांस कि भौचक्का आप हो जाते, या यू नो व्हेनेवर यू सी द पेपर तो आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या पढ़ लिया मैंने, अभी क्या है. तो डरना नहीं है, जस्ट अटैक द क्वेश्चन ऑन फ्रंट फुट. हमें नहीं देखना है, पहली बार हम देख रहे हैं क्वेश्चन, हो सकता है बहुत टफ लॉजिक हो, लेकिन वंस यू सी द स्टेटमेंट्स और उसको डीकंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा. ओके, तो ये याद रखिएगा, यहां से पढ़ के जाइए कि रेसिडेंशियल सेक्टर इज द नंबर वन एमिटर ऑफ ब्लैक कार्बन. सो ब्लैक कार्बन जो है उसका नंबर वन एमिटर कौन है? आपका रेसिडेंशियल सेक्टर है. वन पोटेंशियल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज CBM. व्हाट इज CBM? इट इज compressed biomethane. ओके, सो compressed biomethane, उससे आप प्रोड्यूस कर सकते हो. इट इज अ मच क्लीनर फ्यूल कंपेयर टू काउ डंग एंड इट हैज अ लोअर ब्लैक कार्बन एमिशन. आपसे ये भी पूछ सकता है CBM किसके लिए यूज हो सकता है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ब्लैक कार्बन, ऑप्शन डी some PM10, PM2.5. So you have to say that the pollutant that CBM or the compressed biomethane is attacking is what? It is black carbon. Okay. ट्रांसफर ऑफ एलिफेंट्स, ये मैंने कवर वैसे कर रखा है ना, याद है आपको? हमने बताया था कि पहले जहां से ट्रांसफर अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो जितने स्टेट से पास होगा वो एलिफेंट की गाड़ी, उन सारे स्टेट के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से कराना पड़ता था. आज के डेट में दो स्टेट है, सपोज गुजरात एंड केरला, तो सिर्फ गुजरात और केरला के वाइल्ड लाइफ वार्डन से आपको परमिशन चाहिए. तो वही चीज है, न्यूज है, थोड़ा सा एक्सपैंडेड है, उसको हम लोग देखते हैं. सो एलिफेंट्स का प्रोटेक्शन है शेड्यूल 1 में ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. सेक्शन 12 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, इट अलाउज द शेड्यूल 1 एनिमल्स टू बी ट्रांसलोकेटेड फॉर स्पेशल पर्पसेस. ओके, स्पेशल पर्पसेस के लिए आप इनको ट्रांसलोकेट कर सकते हो, जैसे एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च. अदरवाइज इट इज नॉट एप्लीकेबल, आप नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट, ओके, बी इट वाइल्ड और कैप्टिव, यू कैन नॉट कैप्चर और ट्रेड इट. लेकिन एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च, फॉर एग्जांपल किसी जू में भेजना है, सो दैट विल बी साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन ओनली, है ना. दे कैन ऑल्सो बी ट्रांसलोकेटेड फॉर पॉपुलेशन मैनेजमेंट विदाउट हार्मिंग एनी वाइल्ड एनिमल. तो तीन चीज क्या हो गया? एजुकेशन हो गया. वाई यू कैन, what is the reason that you can transfer the elephant? It is education, it is scientific research, and then finally it is population management. Captive elephants, because of their historical role in forest management, timber transport, and presence in estates of erstwhile royal families. तो ये कहां पर बोल रहा है? मैसूर में आपको मिलेगा कि नहीं? मैसूर के रॉयल फैमिली बहुत सारे एलिफेंट्स रखते हैं. मैसूर के वोडियार्स जो है, दे कीप इट. एंड यहां पर क्या बोल रहा है कि फॉर रिलीजियस पर्पसेस के लिए टिम्बर ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, रॉयल फैमिलीज और रिलीजियस पर्पस के लिए आप उसको एलिफेंट को ओन कर सकते हो. और वो वैसा एलिफेंट जो है वो क्या होता है? वो स्पेशल कैटेगरी में आता है. वो कहाँ आता है? वो आता है आपका स्पेशल कैटेगरी में. लेकिन वो जो स्पेशल कैटेगरी होता है उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है.
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इट प्रोहिबिट्स द एक्विजिशन, पोजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ अ कैप्टिव एलिफेंट विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। अगर आपके पास एलिफेंट है, मान लिया कि आप हैं एक इंडिविजुअल, ओके, हु इज इन टिम्बर ट्रांसपोर्ट, और आपको अपना एलिफेंट किसी मंदिर को बेचना है, सो आप जो है विदाउट द परमिशन ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट ये काम नहीं कर सकते। Until 2021, however, these laws explicitly said that such transaction ought not to be of commercial nature. तो ऐसा क्या बोला इन्होंने कि ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो कमर्शियल नहीं होने चाहिए, आप पैसों के लिए नहीं बेच सकते। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने आपको पैसा दिया तो आपने एलिफेंट को बेच दिया, नहीं हो सकता। यू हैव टू ट्रांसफर द एलिफेंट फॉर नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन। Environment Ministry in 2021 brought in an amendment that allowed the transfer of elephants for religious or any other purposes. So ये actually dilution है। अगर आप देखेंगे, so in many cases there have been found instances of abuses. Okay, misuse कर सकते हो, क्यों? Why? Because abuses बहुत ज्यादा common है। It's elephant को रखना, it's very expensive। रोज का 2 से 3 हजार रुपए का खर्चा है एलिफेंट पे, एक महीने में 40-50 हजार रुपए का खाना, और महावत का सैलरी 15-20 हजार रुपए वहीं पर निकल जाएगा आपका। सो बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे नवाबी के लिए पालते हैं और उसके बाद नहीं होता है तो उसको खाना पीना कम कर देते हैं। ओके, व्हाट डू द अपडेटेड रूल्स से? सो अब अपडेट रूल्स जो है आपके अपडेट हुए हैं, तो उसमें क्या कह रहा है कि कैप्टिव एलिफेंट्स कैन चेंज ओनर्स और बी ट्रांसफर्ड, और उसमें कुछ रिलैक्सेशंस है। इसमें क्या है, सिचुएशंस व्हेन एन ओनर इज नो लॉन्गर इन अ पोजीशन टू मेंटेन, जैसे मैंने बताया सैलरी भी देनी पड़ती है महावत को, 30 हजार रुपए का, 40 हजार का खाना भी खिलाना है। सो हाउ इट विल बी पॉसिबल? ठीक है, सो उस केस में अगर आपको मेंटेन करना है एलिफेंट को, नहीं कर सकते आप मेंटेन, तो वहां पर जो है आप ट्रांसफर कर सकते हो उस केस में किसी दूसरे ओनर को। बिफोर अ ट्रांसफर विद इन द स्टेट, अगर मान लो कि कर्नाटक साउथ से कर्नाटक नॉर्थ या केरला नॉर्थ से केरला साउथ भेजना है, सेम स्टेट के अंदर, एक वेटरनेरियन को आप बुलाएंगे जो इंसान का, सॉरी, जानवर का डॉक्टर होता है, और डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को, बोथ ऑफ देम, डीसीएफ एंड द वेटरनेरियन, both of them will establish that the animal's current habitat and prospective habitat are suitable. If इट इज फाउंड की जो जाने वाला हैबिटेट है जहां पर उसको रखा जाएगा वो सूटेबल नहीं है, तो एलिफेंट को नहीं भेजा जाएगा। एंड वाई दिस तामझाम, इतना तामझाम क्यों करना? बिकॉज इट कम्स अंडर WPA 1972 शेड्यूल 1, तो प्रोटेक्टेड एनिमल है, लॉ से इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसीलिए जो है इस एनिमल को जो है हम लोग इतना डेलिकेटली ट्रीट कर रहे हैं। द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑन receipt of such documents can reject or approve the transfer if the transfer involves moving the elephant outside the state। मान लिया कि चलिए अब केरला से भेजना है आंध्र प्रदेश, या आंध्रा से भेजना है बिहार, बिहार से भेजना है दिल्ली, ऐसा अगर कुछ सीन है, सो उस केस में पहले तो सूटेबल हैबिट दोनों जगह चेक होगा, उसके बाद वहां पर जेनेटिक प्रोफाइल ऑफ द एलिफेंट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, और उसके बाद पहले क्या होता था कि जिस स्टेट से भी पास करेगा एलिफेंट का कारवां, मान लो कि 2 गाड़ी जा रही है एलिफेंट को लेके, तो हर स्टेट से जहां से भी पास करेगा, हर स्टेट के आपको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का सिग्नेचर चाहिए होता था। अब नहीं, ओनली द डेस्टिनेशन एंड द ओरिजिन स्टेट्स, उन्हीं का आपको चाहिए। ब्रुक ब्रुकियो ओके, ब्रूसी थोआ इसरो, राइट, आई थिंक दैट्स द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ब्रूसी थोआ इसरो जो है, अभी रिसेंटली जो है एक डीप सी आइसोपॉड मिला है कोल्लम कोस्ट के, ऑफ द कोल्लम कोस्ट ऑफ केरला, और वो इसरो के नाम पे फॉर देयर सक्सेस इन चंद्रयान 3 मिशन, उसके लिए ब्रूसी थोआ इसरो का नाम दिया गया है। What is a deep sea isopod? It is basically a marine parasite। और ये कहाँ मिलता है मरीन पैरासाइट, किधर मिलेगा? एनी आइडिया? कैन यू थिंक ऑफ प्लेस? थोड़ा याद करो, हमने बात किया था अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, कहाँ मिल सकता है? ये किसी दूसरे जानवर के अंदर मिलेगा?
अगर ये पैरासाइट है इसका मतलब इट इज लीचिंग ऑफ सम अदर, तो ये किसी फिश के अंदर मिलेगा आपको। ओके, ये जो ब्रूसीथोआ इसरो है ये एक यू नो बेसिकली ये जो फिश पैरासिटिक क्रस्टेशियन है, ये स्पिनी जॉ ग्रीन आई करके एक मरीन फिश है, उसके अंदर आपको ये मिलता है, और ये गिल कैविटी में मिलता है स्पिनी जॉ ग्रीन आई के। ओके, फीमेल ऑफ दिस स्पीशी ब्रूसीथोआ इसरो, they tend to be larger than the males and they grow to 19 mm and 16 mm while males are smaller. The distinctive morphology and behavior of deep sea parasitic isopods जो है, they have intrigued the taxonomist and it is the second species within the genus which has been documented in India. तो ब्रूसीथोआ जो है बहुत रेयर है, ब्रूसीथोआ जो है वो बहुत रेयर है, और ब्रूसीथोआ इसरो आपसे पूछ सकता है क्या है। ऑप्शन ए बर्ड, ऑप्शन सी बटरफ्लाई, ऑप्शन सी वॉस्प, ऑप्शन डी मरीन पैरासाइट। सो प्लीज टिक मरीन पैरासाइट। आईपीसी असेसमेंट, तो सबसे पहले आईपीसीसी जो है ये किसका पार्ट है? आईपीसीसी जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, आईपीसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ, यूएनईपी प्लस डब्ल्यूएमओ, है ना। सो यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ ने इसको एस्टैब्लिश किया था, तो ये रिसर्च विंग है। इट इज नोन एज इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। डज इट कंडक्ट ओरिजिनल रिसर्च? इट डज नॉट, इट डज नॉट कंडक्ट ओरिजिनल रिसर्च, प्लीज रिमेंबर दिस। यहां पर आपको ओरिजिनल रिसर्च नहीं मिलेगा। और ये क्या करता है, ये बेसिकली इसका जॉब है कंपाइल करना इंडिपेंडेंट रिसर्च फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, इंडिपेंडेंट रिसर्च फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड जो है करना, ठीक है। टिपिकली आईपीसीसी रिपोर्ट जो है उसमें 3 वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, वन ऑन फिजिकल साइंस, वन ऑन क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड वन ऑन मिटिगेशन एक्शन। ओके, तो एक आपका क्लाइमेट अडेप्टेशन पे है, एक आपका फिजिकल साइंस पे है, और एक आपका मिटिगेशन एक्शन पे है। मतलब फिजिकल साइंस मतलब, फिजिकल साइंस का मतलब है कि कैसे हो रहा है, जैसे मरीन ब्राइटनिंग है, या आपका सोलर जियो इंजीनियरिंग है, यू नो ऑल दीज थिंग्स, हाउ इट इज हैपनिंग, कोरल ब्लीचिंग, हाउ इज इट हैपनिंग। उसके बाद फिर उसको सॉल्व करने के लिए ओके क्लाइमेट एडेप्टेशन और मिटिगेशन एक्शन। तो पहले बता रहा है वो होगा क्यों, और उसके बाद 2 रिपोर्ट में क्या बताएगा, जो 2 वर्किंग ग्रुप है इट इज गोइंग टू टेल यू कि कैसे आप उसको अडेप्ट कर सकते हो और मिटिगेट कर सकते हो। वन सिंथेसिस रिपोर्ट कंसोलिडेट्स फाइंडिंग्स फ्रॉम 3 वर्किंग ग्रुप्स। तो ये जो तीनों वर्किंग ग्रुप है, एक आपका फिजिकल साइंस वाला, एक आपका क्लाइमेट एडेप्टेशन वाला, और एक आपका मिटिगेशन एक्शन वाला, इन तीनों को एक सिंथेसिस रिपोर्ट जो है इसका वो क्या करता है, कंसोलिडेट कर देता है। वो क्या कर देता है, कंसोलिडेट कर देता है, ठीक है। तो ये सिंथेसिस रिपोर्ट अभी जो है आपका एक असेसमेंट साइकिल के बाद आता है। क्या आता है, एक असेसमेंट साइकिल के बाद आता है। अभी आईपीसीसी किस पे चल रहा है, 7th असेसमेंट साइकिल पे चल रहा है। आईपीसीसी किस पे चल रहा है, 7th असेसमेंट साइकिल पे चल रहा है। इसका मतलब 6th असेसमेंट साइकिल का रिपोर्ट जो है हैज बीन रिलीज्ड। ऑल राइट, ठीक है। आईपीसीसी जो है मॉडल्ड पाथवे को यूज करता है। आपको याद है हमने मॉडल्ड पाथवे वी हैव रेड इन द इंडियन एक्सप्रेस सीरीज कि 2100 तक कितना तक जा सकता है। सो देवर 4 तरीके के मॉडल्ड पाथवे थे, फ्रॉम 8.1 टू 2.6 एंड द 2.6 वाज द बेस्ट केस सिनेरियो एंड द 8.1 वाज द वर्स्ट केस सिनेरियो, है ना। सो वो मॉडल पाथवे आपसे हो सकता है यूपीएससी पूछ ले, बट इट विल नॉट गो इनटू द डेप्थ, आपको डेप्थ पे नहीं जाएगा। दे विल ओनली आस्क ऊपर ऊपर से कि कौन यूज करता है, तो 4 ऑप्शन में आईपीसीसी में भी दे विल गिव यू। These pathways are drawn using integrated assessment model IAMs। integrated assessment models जो है हमने इसका भी डिस्कशन किया था, which describe the human and earth system।
IAMs आर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स जो एग्जामिन करता है पॉसिबल फ्यूचर्स ऑफ द एनर्जी एंड क्लाइमेट सिस्टम्स। सो बेसिकली 2100 तक एक कट ऑफ डेट है, द एंड ऑफ द सेंचुरी इज व्हाट, इट्स अ कट ऑफ डेट, ठीक है। हु गेट्स टू होस्ट UNFF ट्रिपल सी कॉप, तो किसको जो है होस्टिंग राइट्स मिलता है। सो बेसिकली जो होस्ट होता है, प्रेजेंट होस्ट होता है, वो डिसाइड करता है यूनिलैटरली, ओके, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, तो एक ग्रुपिंग होता है वहां से। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है अफ्रीका, फिर एशिया, फिर ईस्टर्न यूरोप, फिर लैटिन अमेरिका एंड देन कैरिबियन। तो अगर आप देखिएगा, और फिर फाइनली वेस्टर्न यूरोप है। आप अगर देखिएगा, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, वेस्टर्न यूरोप में ग्लासगो है, क्या वेस्टर्न यूरोप में ग्लासगो है? तो ये 26 होगा, COP 26 वेस्टर्न यूरोप में है। COP 26 हुआ, तो फिर COP 27 किधर जाएगा? फर्स्ट पे शाम एल शेख किधर है? अफ्रीका में है। फिर सेकंड अफ्रीका के बाद कौन है? एशिया पैसिफिक। तो COP 28 में कौन कौन इसमें कौन जाएगा? 28 में दुबई, क्या दुबई एशिया में है? उसके बाद कौन आएगा? ईस्टर्न यूरोप। तो ईस्टर्न यूरोप में कौन है? बाकू है, अजरबैजान। अब समझ में आया? तो नेक्स्ट कहां होगा? लैटिन अमेरिका में होगा, ब्राजील में होगा। अब ब्राजील के बाद फिर किधर होगा? ब्राजील के बाद फिर वेस्टर्न यूरोप में आएगा, और फिर वेस्टर्न यूरोप के बाद फिर कहीं अफ्रीका में आएगा, फिर अफ्रीका के बाद कहीं एशिया में आएगा। अब यहां पर जो है, यहां पर आपका अफ्रीका में जब हो रहा था तो इजिप्ट यूनिलैटरली डिसाइड करेगा कि कौन से एशियन कंट्री में हो रहा है। तो यू नो एनी एशियन कंट्री, एनी एशियन कंट्री, एनी एशियन कंट्री कैन अप्रोच इजिप्ट, ओके, एनी एशियन कंट्री कैन अप्रोच इजिप्ट, और उसको बोल सकता है कि आई एम, ओके, मैं जो है इसमें इंटरेस्टेड हूं, आप मुझे नॉमिनेट कर दो। सो उसके बाद जो है एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन होता है, और वहां पर देखा जाता है कि क्या उस पर्टिकुलर कंट्री में लॉजिस्टिकली पॉसिबल है होल्ड करना। फॉर एग्जाम्पल जो COP 23 हुआ था वो फिजी में होना था, लेकिन फिजी इज अ स्मॉल आइलैंड कंट्री जो इतने सारे डेलीगेट्स का वर्कलोड और इतने सारे डेलीगेट्स का अकोमोडेशन मैनेज नहीं कर पाती। तो फिजी ने क्या किया? फिजी ने बोला जर्मनी को, जहां पर UNFCCC जो है उसका हेडक्वार्टर्स हो गया बॉन में। तो UNFCCC का जहां पर हेडक्वार्टर्स था, जहां ओरिजिनल कॉप हुआ था, UNFCCC का पहला जो COP 1 हुआ था, सो वहां पर क्या हुआ था? वहां पर जो है आपका सॉरी बर्लिन में हुआ था। तो बॉन जो है, ओके, बॉन जो है वो भी आपका जर्मनी में है। फिजी ने जर्मनी को रिंग किया कि आई एम इंटरेस्टेड, कि आप जो है मेरे कंट्री में तो पॉसिबल नहीं, आई एम अ स्मॉल कंट्री इन द मिडल ऑफ नोवेयर, इन द मिडल ऑफ नोवेयर आई एम ए स्मॉल कंट्री, तो आप जो है मेरे जगह होस्ट कर सकते हो। तो जर्मनी सेड क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर जो है फिजी ने टाला नोआ डायलॉग, ये आपको याद होगा 2020 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, टाला नोआ डायलॉग। तो ये जो टाला नोआ डायलॉग है उसको इंटीग्रेट करवाया था, और ये किसके लिए था? ये हेल्प करता था NDC, ओके, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हेल्प करने में किसको? डेवलपिंग कंट्री को अपने NDCs अचीव करने में टाला नोआ डायलॉग हेल्प करता था, ठीक है, याद है। एंड अंडर टू कोalitions जो है हमने उसकी भी बात की थी, यस। और UNFCCC का हेडक्वार्टर्स किधर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन बॉन। उसके साथ साथ स्पेन ने चिले का, बिकॉज चिले में प्रोटेस्ट होने लगे थे, तो स्पेन ने चिले के जगह होस्ट किया था, ओके, स्पेन ने क्या किया था? चिले के जगह होस्ट किया था। Under Chile's presidency, COP 21 was held in Madrid because of the social unrest. Fiji integrated the Talanoa dialogue. अब हम बात करते हैं गोल्डन लंगूर के बारे में। तो गोल्डन लंगूर जो है आपका बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है, कहां पर? मानस बायोस्फीयर रिजर्व में। अभी गोल्डन लंगूर सर्वे हुआ था, तो वहां पर क्या कहां कहां पे देखा गया था?
चिरांग रिवर फॉरेस्ट विच इज अंडर द रायमोना नेशनल पार्क। वेयर इज रायमोना नेशनल पार्क? इन असम। फिर मानस रिजर्व फॉरेस्ट और मानस नेशनल पार्क में आपको मिला था हंगुल। सो कश्मीर स्टैग जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग हंगुल के नाम से भी जानते हैं। और इट्स अ स्पीशीज ऑफ द सेंट्रल एशियन रेड डियर एंड दिस इज एंडेमिक टू कश्मीर। और कहाँ कहाँ मिलता है ये? दाची गांव में मेजर मिलता है, मेजर पॉपुलेशन सेंटर। और कुछ जो है वो एकाध किश्तवाड़ में भी मिलता है। और उसके साथ साथ सर्टेन पॉपुलेशन इज ऑल्सो सीन इन द ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भी आपको आप याद रख सकते हो, ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ठीक है। ओके, तो ये किब्बर जो है कौन से किब्बर सरचू है ना, ये सारी चीजें जो है किसके अंदर आएगा? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट याद आया? कौन सा है? पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, भूलिएगा नहीं प्लीज। ठीक है, आई स्टार्ट क्राइंग। ये सारी चीजें भूल जाओगे। एटलीस्ट जो लास्ट एक मंथ में पढ़ाया है उसको उसको रिटेन कर लेना। ठीक है। एंड यू नो, aren't you feeling amused? Aren't you guys feeling amused? I am a bit of amused. Why I am amused? Because I am waiting for Sunday ये देखने के लिए कि ऑल्दो मैंने पूरा चीज कर लिया है, ठीक है, 0 to 100 एवरीथिंग वी हैव डन द बेसिक बुक्स, कुछ छोड़ा नहीं है इस बार, है ना। सो आई एम अम्यूज्ड कि कैसे यूपीएससी अब सरप्राइज करता है हमें, है ना, क्या नया आएगा वो देखना है। अरे यार, इंडिया में तो सब पढ़ लिया हमने, सारा नेशनल पार्क जानते हैं, सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जानते हैं, सारा रामसर साइट जानते हैं, सारे अशोकन एडिक्ट्स जानते हैं, सारे आईवीसी साइट्स जानते हैं, है ना, सारे मुगल एम्परर्स जानते हैं। अब क्या आएगा नया, है ना। लेकिन जानते हो आप, कुछ 20 क्वेश्चन ऐसे जरूर रहेंगे, 25 क्वेश्चन जो कभी ना देखे, कभी ना देखे ना कभी सुने। ठीक है। अरे यू विल क्लियर इट, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तुम मेंस लिख रहे हो, उतना टेंशन नहीं लेना। इनका क्या रहता है हंगुल्स का? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं सी ड्रैगन्स या सी लिजर्ड्स के बारे में। सो हंड्रेड्स ऑफ सी ड्रैगन्स और सी लिजर्ड जो है वो इंडिया के शोर पे आते हैं ड्यूरिंग व्हाट? लो टाइड। सो नाउ डू यू रिमेम्बर, लो टाइड पे हम शिप रेक्स भी देखते हैं और एनिमल रेक्स भी देखते हैं। आपके वेल्स वगैरह भी आ जाते हैं। आपके जो वेल्स बीचिंग जिसको कहते हैं ना, शोरिंग या बीचिंग, बीच्ड वेल, है ना, तो वो कैसे आता है? लो टाइड्स में आके जनरली, इसीलिए लोग उसको देखा है अपने वेस्टर्न कंट्रीज में पुश करके उसको भगाते हैं। और डू यू नो गाइस कि मान लो कोई वेल आके मर जाए तो उसको कैसे हटाया जाता है? अगर कोई वेल आके बीच पे मर जाए तो उससे तो बदबू आएगी कुछ दिनों में, 3-4 दिनों में। एंड एक्सप्लोड करते हैं, एक्सप्लोड करते हैं उस पर बॉम्ब लगा के। While the organisms are occasionally seen along the east coast during low tides, what was unusual this time was that much smaller of these planktonic species of the marine world came to the shore. और यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो प्लैंक्टोनिक स्पीशीज है इनका स्विमिंग ऑर्गन्स नहीं होता है, ये करंट और विंड्स के साथ मूव करते हैं। तो दिस कैन बी वन ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट यूपीएससी गिव्स यू। While blue buttons and by the wind sailors stings are not dangerous to humans. So by the wind sailors और ब्लू बटन नाम है ये जो है मरीन प्लैंक्टन्स का नाम है। दे आर नॉट डेंजरस बट देर इज अ स्पीशीज विच इज नोन एज द पोर्चुगीज मैन ओ वॉर। और ये क्या होता है? बहुत ज्यादा पेनफुल स्टिंग्स देता है। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इसका फोटो जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका फोटो जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है। काराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इनलैंड वेटलैंड्स। तो इंडिया में इनलैंड वेटलैंड ज्यादा है या मरीन वेटलैंड ज्यादा है? इंडिया में इनलैंड वेटलैंड ज्यादा है। अराउंड 70% ऑफ इंडियाज वेटलैंड्स आर इनलैंड। ओके। और इट वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड ए रामसर साइट along with the Longwood Shola Reserve Forest in the Nilgiris.
शोला जो है इट इज व्हाट, इट इज ए ट्रॉपिकल मॉन्टेन फॉरेस्ट। ओके, ये जो ऑलराइट काराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी है, ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे लोकेटेड है, जहां से माइग्रेशन होता है। बहुत ज्यादा ठंड होती है आपके साइबेरिया में, तो वहां से जो है बहुत सारे बर्ड जो है साउथ में इंडिया में आ जाते हैं, जहां पर केवलादेव घना नेशनल पार्क हो गया, आपका चंबल वाला एरिया हो गया, नोएडा के पास में ओखला बर्ड सेंचुरी है, देन यू नो योर पुलिकट लेक। ओके, पुलिकट लेक इज अ मैसिव मैसिव एरिया जहां पर आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बर्ड्स आते हैं, है ना। सारस क्रेन वगैरह आपने सुना होगा, है ना। सारस क्रेन किधर होता है, क्या यूपी में, याद है हमने पढ़ा था यूपी में, दैट इट डज नॉट लीव यूपी, तो यूपी से जनरली बाहर नहीं निकलता है ना। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड। साइबेरियन क्रेन के बारे में पढ़ा था जो साइबेरिया से आता है। अमूर फैल्कन के बारे में पढ़ा था, याद है, अमूर रिवर। नागालैंड में अमूर फैल्कन होता है, याद है। इसलिए नागालैंड के लोगों को एजुकेट किया जा रहा है दैट ओके दीज आर योर फ्रेंड्स, आप उनको नहीं पकड़े इस तरीके से। ओके, और लेक जो है वो कहाँ पर आपका है, वो वाटर स्टोर करता है मेटूर डैम से। तो मेटूर डैम जो है आपका, वो कौन से रिवर पे बना है? मेटूर डैम इज ऑन द कावेरी रिवर। ओके, इससे क्या बनता है मेटूर डैम से? स्टैनले रिजर्वॉयर। क्या बनता है? स्टैनले रिजर्वॉयर बनता है। Cultivator of paddy, sugarcane, cotton, corn, and split red gram in the region use the lake extensively to irrigate their fields. Okay, so cultivators जो हैं किसके? पैडी के, शुगर केन के, कॉटन के, कॉर्न के, और स्प्लिट रेड ग्राम यहाँ पर होता है काराईवेट्टी में। और रामसर वेटलैंड जो है इट्स डेजिग्नेटेड टू बी ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। कहाँ पर साइन किया गया था? ईरान में। और ये यूनेस्को के अंदर है, प्लीज रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसके अंदर है? रामसर कन्वेंशन, यूनेस्को। आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है यूएनईपी वगैरह, बट इट इज अंडर यूनेस्को। एंड द पैक्ट इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। द रिकॉग्निशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे क्या होता है, आपको इंटरनेशनल और नेशनल फंडिंग मिलती है फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द वेटलैंड। अनपरमानेंट टैग है, और सिर्फ ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। अगर गंदा हो जाए या बहुत ज्यादा उस पे प्रॉब्लम हो जाए, सो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाला जाता है। इंडिया से मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कौन है? इंडिया से मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड विच इज अ नेगेटिव लिस्ट, केवलादेव और लोकटक। जिसको लोकटक का नाम क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और केवलादेव घना नेशनल पार्क भरतपुर बर्ड सेंचुरी इसको कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि हाँ, केवलादेव एंड लोकटक इज देयर, ठीक है, केवलादेव और लोकटक। दूसरी चीज, पहले चिलिका लेक भी था बीच में, सो इट वाज द फर्स्ट टू गेट ऑन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, बट देन चिलिका लेक बाहर आ गया। ओके, चिलिका लेक जो है वो बाहर आ गया, विच वॉज एन अचीवमेंट, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। सो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का प्लान है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया जाएगा। इसमें क्या होता है? टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है, जैगवार है, चीता है। सो प्यूमा और जैगवार को छोड़ के, प्यूमा और जैगवार को छोड़ के इंडिया में सारे मिलते हैं। सो प्यूमा जो है इट इज एंडेमिक टू, इट इज एन एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक टू अमेरिकास। Puma is endemic to the Americas. Yes. And what about jaguar? Jaguar is endemic to America only or Africa? It is both. Very good. Both Puma and jaguar are endemic to the Americas. And any crop that you remember are also endemic to to South America. Any crop that you remember? पोटैटो, हाँ, टैप, ठीक है। टोबैको, रबर, रबर, कैन आई से रबर? हाँ। सो वो उसको क्या बोलते हैं? न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स,
है ना। तो इट्स नॉट एंडेमिक, क्योंकि अब तो और जगह भी मिलने लगा। एंडेमिक मतलब सिर्फ वही मिलता है, इसका हम कह सकते हैं नेटिव टू। ओके, एंडेमिक मतलब वही मिलता है, नेटिव टू जो है। ऑलराइट, बारिंग द प्यूमा एंड जैगुआर, रेस्ट आर फाउंड इन इंडिया। 16 कंट्रीज हैव गिवन द रिटन कंसेंट, 96 कंट्रीज कैन ज्वाइन। एडवांटेज क्या होगा बिग कैट अलायंस ज्वाइन करने का? एक कॉर्पस फंड मिलेगा, एंड यू विल गेट टेक्निकल नो हाउ, यू विल गेट ट्रेनिंग ऑल्सो। लोकल कम्युनिटीज जो है, जो पास में रह रही हैं, उनको भी जो है एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा। आप जो है, ठीक है, आप जो है उनको एक तरीके से बता सकते हो हाउ टू को एग्जिस्ट। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट विच केम इनटू फोर्स इन 1980 वाज कंसीव्ड टू स्टॉप द रेजिंग ऑफ फॉरेस्ट। ऑलराइट, and the provision applies to tracts of forest recognized as such by the Indian Forest Act 1927 or by states in their records। तो जो था पहले क्या था, ये जब 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था, तो इसने कौन से फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन दिया? दोज फॉरेस्ट विच आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द 1927 colonial Indian Forest Act, and those forest which are there in the states record। यहां पर जो है 1996 में गोदवर्मन, ओके, 1996 में गोदवर्मन थिरुमुलपाड जजमेंट आया था, which said, which decreed that forest had to be protected irrespective of how they were classified and who owned them। It means that also those tracts of land which were privately held, उनको भी जो है इसमें लाया गया था। और इसी गोदवर्मन जजमेंट के अंदर में डीम्ड फॉरेस्ट का कंसेप्ट, दोज फॉरेस्ट विच आर नॉट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स स्टिल, वो जो है डीम्ड फॉरेस्ट, वो भी इसके अंदर आ गया था। सो ये जो डीम्ड फॉरेस्ट का कंसेप्ट है, दिस वाज बिकॉज ऑफ द 1996 जजमेंट। इट वाज नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ओके, states based on surveys and reports by expert committee have interpreted forest differently। so forest का जो definition है, there is no universal definition of forest, there is no universal definition of forest in India। हर फॉरेस्ट का अपना अलग इंटरप्रिटेशन है। कोई कहता है कि 10% कैनोपी होना चाहिए 1 हेक्टेयर लैंड पे, तो है, कोई कहता है 20%, कोई 50%, कोई कुछ कहता है। ठीक है, इट डजेंट मैटर बिकॉज देर इज नो यूनिफॉर्मिटी एज सच, देर इज नॉट एनीथिंग विच इज यूनिफॉर्म। शोला ग्रासलैंड मोजाइक, तो ये जो शोला ग्रासलैंड है, ये नीलगिरीज में आपको मिलेगा। और यहां पर जो है आपको कौन कौन से प्लांट्स मिलेंगे? टुसॉक ग्रास। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, टुसॉक ग्रास आपसे यूपीएससी पूछ सकता है, जैसे एलिफेंट ग्रास पूछा था ना, नट ग्रास, एलिफेंट ग्रास, उसी तरीके से टुसॉक ग्रास जो है वो आपको पूछ सकता है। ठीक है, कुरिंजिनी, कुरिंजी, तो ये आपको याद होगा, नील कुरिंजी कुंथियाना, जो 12 साल में एक बार ब्लूम करता है। दिस इज ऑल्सो फाउंड इन द नीलगिरीज एंड द वेस्टर्न घाट्स। और ड्वार्फ बैम्बू, तो ये याद रखिएगा, टसॉक ग्रास एंड कुरिंजी, दिस इज इंपॉर्टेंट। NBWL, so National Board for Wildlife, who is the chairman? The Prime Minister is the chairman. It's a statutory body under Wildlife Protection Act 1972 and is responsible for the promotion of conservation and development of wildlife and forest. What about NTCA? NTCA को कौन चेयर करता है? It is the Minister of Environment. Okay, it's the Minister of Environment, but the National Board for Wildlife, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं। और ये किसके अंदर बना था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बना था। और ये एडवाइजरी है, एंड इट कैन ओनली एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मेकिंग। इट इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी बिकॉज इट सर्व्स एज एन एपेक्स बॉडी फॉर द रिव्यू ऑफ ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर, जिसमें क्या इंक्लूड होता है?
जिसमें आपका एनीथिंग रिलेटेड टू द नेशनल पार्क्स, उसका एरिया बड़ा करना, उसका एरिया छोटा करना, कुछ भी करना, तो आप जो है एनबीडब्ल्यूएल के नॉड के बिना, एनबीडब्ल्यूएल के कहने के बिना आप नहीं कर सकते। Standing Committee of NBWL is chaired by the Minister of Environment, Forest and Climate Change. और Standing Committee approves all the projects falling within 10 kilometers of protected wildlife area. तो जो Standing Committee है NBWL का, वो देखता है कि 10 किलोमीटर्स के अंदर, ओके, 10 किलोमीटर्स के अंदर, रेडियस के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, क्या वो इन्वायरमेंटली, ओके, क्या वो इन्वायरमेंटली जो है साउंड है, या वो इम्पैक्ट करेगा प्रोटेक्टेड एरिया को। न्यू स्पीशीज आया है डैमसेल फ्लाई का। सो ये कहां पर आया है? पोनमुडी हिल्स में आया है। और पोनमुडी हिल्स किसका पार्ट है? पोनमुडी हिल्स इज प्रेजेंट ऑन द सदर्न टिप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द अगस्त्य मलई लैंडस्केप। और अगस्त्य मलई बायोस्फीयर रिजर्व है क्या? इज अगस्त्य मलई ऑल्सो ए बायोस्फीयर रिजर्व? The answer is yes. Obviously, it is a biosphere reserve. So, उसके अंदर में, अगस्त्य मलई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में, what you are going to find? शेंडुर्नी, पेपारा, नयार, कलाकाड़। याद आया? PYQ है ये। It's a previous year question. Okay. It's what? It's a previous year question. तो कलाकाड़, मुंडा थुराई याद है? हमने डिस्कस किया था। कलाकाड़ रिवर भी है एक, there is also a Kalakad river, and then शेंडुर्नी, पेपारा, नयार, राइट। तो यहां पर आपको क्या मिलता है? यू गेट द माउंटेन वेजिटेशन, माउंटेन रेन फॉरेस्ट, शोलास, है ना, यू गेट शोलास, ओके। पोनमुडी हिल्स आर बायोडाइवर्सिटी रिच, और यहाँ डैमसेल फ्लाई आपको मिला है। और ये सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज फॉर ओवर 160 ईयर इट वॉज फाइलोन्यूरा जो है जीनस जिससे ये डैमसेल फ्लाई बिलोंग करता है, फाइलोन्यूरा, इट वॉज कंसिडर्ड मोनोटाइपिक, मतलब सिर्फ एक टाइप का फाइलोन्यूरा होता है। लेकिन जो ये मिला है डैमसेल फ्लाई, उससे हमें क्या पता चलता है? फाइलोन्यूरा इज नॉट मोनोटिपिक, इट इज मल्टीपल, ओके, मल्टीपल स्पीशीज आर देयर इन दिस जीनस। यहां पर जो है, इसके पहले मिरिस्टिका बैम्बू टेल होता था। सो मिरिस्टिका बैम्बू टेल जो है, मिरिस्टिका स्वाम्स, याद है मैंने क्वेश्चन पूछा था ग्रुप से आपका, ग्रुप पे पूछा था कहां पर मिलते हैं मिरिस्टिका। मिरिस्टिकास जो है आपके, वो कहां पर मिलते हैं? केरला में मिलते हैं। बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया, ओके। क्या हुआ है? हुलॉक गिबन्स किधर होते हैं? उल्टा हुआ इनके साथ, ओके। हुलॉक गिबन्स आर इन नॉर्थ ईस्ट, राइट, इट्स इन नॉर्थ ईस्ट, इसको याद रखिएगा। लंगूर्स कहाँ मिलते हैं आपको? लंगूर्स भी, गोल्डन लंगूर्स इज ऑल्सो इन नॉर्थ ईस्ट। रेड पांडा नॉर्थ ईस्ट, ओके। और साउथ में क्या मिलता है फिर? साउथ में कोई मिलता है क्या आपको? लायन टेल्ड मकैक, लायन टेल्ड मकैक, ठीक है, यस, ऑल राइट। सो ये मिरिस्टिका बैम्बू टेल, ये कहां पर मिलते हैं? मिरिस्टिका स्वाम्स इन केरला, ऑल राइट। It is considered near threatened as per the IUCN Red List species, endemic to the Western Ghats, and have been recorded only in the area between Nilgiri Hills and the Shravati Valley, north of the Palghat Gap. North of what? North of the Palghat Gap. Cliffside bamboo tail has been named thus because it lays eggs in the moss bed in the seasonal rills. और मिरिस्टिका बैम्बू टेल कहां पर करता है? on the surface roots of the riparian trees. Water Prevention and Control of Pollution Act, तो ये जो था, it was the first piece of legislation which dealt with the contamination or pollution not only of water bodies, not only of water bodies but the rest of the pollution as well. तो ये पहला legislation था। इसके थ्रू दो चीजें बनी थी, CPCB और SPCB, और उनका क्या काम क्या था? मॉनिटर करना, प्रिवेंट करना पब्लिक वाटर रिसोर्सेस को, ओके, पब्लिक वाटर रिसोर्सेस को कंटामिनेट होने से बचाने का, ठीक है। दिस एक्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू गेट परमिशन
from their respective state boards before setting up factories and submitting themselves to checks on whether their manufacturing and other processes were complying with prescribed norms. अभी अमेंडमेंट हुआ है, देखिए अमेंडमेंट नहीं हो सकता है पैन इंडिया, वाई? बिकॉज वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट and the center cannot directly pass legislative laws which influences water management. तो ये जो सीपीसीबी का एक्ट है ये बेसिकली पोल्यूशन से रिलेटेड था, ओके, पोल्यूशन से रिलेटेड था और वो इन्वायरमेंट में जाता था। और इन्वायरमेंट एज यू गाइज नो इज व्हाट? इन्वायरमेंट इज ए concurrent subject. Environment is what? Environment is what? It's a concurrent subject. तो दोनों रूल्स बना सकते हैं। मान लिया कि स्टेट भी बनाया सेंटर भी बनाया, तो फिर क्या होगा? एक ही मैटर पे स्टेट भी बनाया सेंटर भी बनाया, फिर क्या होगा? सेंटर लॉज विल प्रिवेल, है ना, सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। The center can create legislation if two or more states demand and this can be made applicable by states. तो अभी जो amended version of the act है ये हिमाचल और राजस्थान और यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई होगा, बिकॉज हिमाचल एंड राजस्थान जो है बोथ ऑफ देम हैव रिक्वेस्टेड द सेंटर कि आप हमारे लिए लॉ बनाए। ओरिजिनल एक्ट में जो है आपका ये था इम्प्रिजनमेंट था, अब जो है फाइन्स है। Amendments also give the center greater authority to override the SPCB. As per the original act, SPCB's permission is needed for establishing any industry or treatment plant which will discharge sewage into a water body. और अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें सेंटर के साथ कंसल्टेशन करना होगा। सेंटर के साथ क्या करना होगा? आपको कंसल्टेशन करना होगा। ऑल राइट, लेकिन अभी भी अगर आप कोई इंडस्ट्रियल यूनिट एसपीसीबी के कंसेंट के बिना लगाते हैं तब आपको 6 साल की जेल होती है। एंड दिस इज वेयर मेजर करप्शन हैपेंस। आपको एसपीसीबी वाले लाइसेंस देंगे ही नहीं विदाउट मलाई, विदाउट यू गिविंग देम ब्राइब, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू ए लाइसेंस। अगर आप बिना लाइसेंस के करेंगे तो 6 ईयर्स की जेल। तो यहां पर क्या होता है कि इंडस्ट्रियल यूनिट जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट में ब्राइब देना ही देना है आपको। और यहां पर आप ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं कर सकते बिकॉज साइट विजिट बिकम्स इंपॉर्टेंट। जब तक साइट विजिट नहीं होगा तब तक जो है आप एसपीसीबी वाले आपको नोट देंगे नहीं। और ह्यूमन इंटरैक्शन मतलब करप्शन, ओके। और बिल ऑल्सो एड्स दैट द सेंटर में इशू गाइडलाइंस फॉर द ग्रांट रिफ्यूजल और कैंसिलेशन ऑफ कंसेंट ग्रांटेड बाय एसपीसीबी। मतलब एसपीसीबी को अब ओवरराइड। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। Why? Because it is actually allowing the entrepreneurs to take help of the center to stop corruption by the SPCB. Okay. और amended act जो है it also empowers the centers to frame rules to select the chairperson of SPCB and frame guidelines that states can follow on matters relating to grant refusal or cancellation of consent by any state board. मतलब एसपीसीबी का चेयरपर्सन जो है वहां पर सेंटर जो है उसके लिए बता सकता है कि किस रूल्स के हिसाब से यू विल सेलेक्ट द एसपीसीबी चीफ। ओके, अब हम बात करते हैं पापीकोंडा नेशनल पार्क के बारे में। तो ये ईस्ट और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर आपको रिवर गोदावरी के कुछ स्मॉल स्ट्रीम्स और रिव्यूलेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर एक यूनिक ड्वार्फ ब्रीड ऑफ गोट मिलता है, ओके, विच इज नोन एज कांचू मेखा। और कांचू मेखा जो है वो इस रीजन से ओरिजिनेट हुआ है। इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क ओनली रिसेंटली एंड द नेशनल पार्क हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल वो आपको लाएगा द इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। ड्राई मिक्स्ड टीक फॉरेस्ट यहां मिलता है आपको। उसके साथ साथ मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलता है। सो एवरीबडी नोज दैट टीक इज ए डेसिडुअस फॉरेस्ट, यू गाइज रिमेंबर। और क्या था? व्हाट अबाउट महुआ? महुआ कैसा फॉरेस्ट है? कौन से फॉरेस्ट टाइप है महुआ? इज इट एवरग्रीन और इज इट डेसिडुअस?
महुआ ट्री इज एवरग्रीन और डेसिडुअस? इट्स अ डेसिडुअस ट्री। देखिए इंडो नेम्स होते हैं ना, इंडिक नेम्स, जनरली देखिएगा महुआ, नीम, है ना, ये सारी जो चीजें हैं जनरली इंडिक नेम किसको दिया जाता है? डेसिडुअस को दिया जाता है ना, क्योंकि डेसिडुअस मेजॉरिटी इंडिया में मिलते हैं। ठीक है। नाउ नीम ट्रीज जो है, आर दे डेसिडुअस और एवरग्रीन? नीम ट्रीज आर प्रॉपर एवरग्रीन ट्रीज, बट दे हैव फाउंड, ओके, एवरग्रीन ट्री है, लेकिन दे हैव फाउंड, ओके, कि भाई आप जो है इंडिया में प्रॉपरली दे आर ग्रोइंग। तो ये दिखाता है कि मॉनसून इज ऑल्सो प्लेइंग अ मेजर रोल दैट इज अलाउिंग एवरग्रीन ट्रीज टू थ्राइव इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और मॉनसून फॉरेस्ट किसको कहते हैं? मॉनसून फॉरेस्ट किसको कहते हैं? आपका मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट को। ठीक है। यस। ऑल राइट। एशियन वाटर बर्ड सेंसस, तो ये स्टार्ट हुआ था 1987 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इट्स अ सिटीजन साइंस इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस एंड इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द वेटलैंड्स इंटरनेशनल। ये जो है वेटलैंड इंटरनेशनल से, ओके, AWC इज ज्वाइंटली कोऑर्डिनेटेड बाय BNHS। BNHS सभी जानते हैं, क्या ये गवर्नमेंट एजेंसी है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 1850 से चली आ रही है ये। इट इज नॉट, ओके, इट इज नॉट ए, इट्स अ सोसाइटी बेसिकली, ओके, इट्स अ प्राइवेट सोसाइटी। और ये जो है हेल्प करता है किसमें? एशियन वाटर बर्ड सेंसस में। किसको? जो आप वेटलैंड्स इंटरनेशनल को, ओके। इट इंक्लूड्स बोथ मैन मेड एंड ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल वेटलैंड साइट्स। कहाँ कहाँ पे बर्ड काउंट होता है? बोथ नेचुरल वेटलैंड्स एंड मैन मेड वेटलैंड्स में। अभी स्नोफॉल कम हो रहा है हिमाचल में, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन यही है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है, ओके, वो कम हो गया है। ऑलराइट, वेस्टर्न डिस्टरबेंस ये बेसिकली मेडिटेरेनियन रीजन में ओरिजिनेट होता है और इंडिया में रेन्स लेके आता है। इंडिया में क्या लेके आता है? रेन्स लेके आता है। तो विंटर रेनफॉल क्या मैं कह सकता हूँ दैट वेस्टर्न डिस्टरबेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंटर रेनफॉल इन इंडिया। सो एलिवेशन पे क्या होगा? अगर इंडिया में विंटर रेनफॉल होगा तो एलिवेशन पे क्या होगा? स्नोफॉल। तो समझ गए आप कैसे स्नोफॉल हो रहा है? वेस्टर्न डिस्टरबेंस इज नेसेसरी। जब यहां पर नीचे में प्लेन्स में बारिश करा रहा है तो मनाली कुल्लू में क्या कराएगा? मनाली कुल्लू में क्या करेगा? स्नोफॉल कराएगा, है ना। Such western disturbance in winter dissipate fog and increase the sunshine incident on the ground, raising temperature. मतलब western disturbances are fog killers. फॉग हटाते हैं और सनशाइन बढ़ाते हैं। ठीक है। टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं। तो विंटर हीट सुना, अक्टूबर हीट? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट समथिंग व्हिच इज नोन एज अक्टूबर हीट? सो दिस इज one of the reasons for that. Okay. When the temperatures are low, they also result in snowfall. So western disturbance is what lead to snowfall in the mountains of Himachal. ठीक है। Western disturbance can also result in hail, ओले पड़ना, ओले कहते हैं ना हिंदी में, which is destructive to the standing wheat crop. तो wheat crop जो है which is what? A rabi और a kharif crop. Wheat is what? A rabi crop. Very good. Rabi और rabi crop. ओके, 5 to 7 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आते हैं बिटवीन दिसंबर टू जनवरी। बट दिस विंटर दैट इज द 2023-24 विंटर देयर हैव बीन नन। उसके वजह से देयर इज अ लैक ऑफ स्नोफॉल इन द हिमाचल एरिया। आप एक बार को दिसंबर में बारिश मिस नहीं करोगे दिल्ली में। बारिश होगी तो बोलोगे अरे बारिश हो रही है, दिसंबर है, अरे यहाँ पर तो बारिश हो रही है, ऐसा बोलो। लेकिन कुल्लू मनाली जाओगे दिसंबर में तो कहोगे ना अरे स्नो कहाँ है, इतने पैसे लगा के आए, स्नो ही नहीं। देन यू विल सर्च ऑन द इंटरनेट एंड यू विल कम टू नो दैट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस बार नहीं आया है। इसके वजह से वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो है इट रिसीव्ड 80% लेस रेनफॉल। नाउ दिस इज अबाउट वेस्टर्न हिमालयन रीजन विच इज रिसीविंग बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। व्हाट अबाउट ईस्टर्न हिमालय? ईस्टर्न हिमालय कैसे करता है? ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालयन रीजन
वेरी गुड यार, बे ऑफ बंगाल कौन सा, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट? साउथ वेस्ट मॉनसून, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। इट इज द साउथ वेस्ट मॉनसून, बहुत अच्छे। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करते हैं। दीज आर वेल डिफाइंड एरियाज दैट आर यूनिक, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल ecosystem with high diversity of wild and domesticated species। यहां पर आपको क्या मिलेगा? कीस्टोन स्पीशीज मिलेगा, रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज मिलेगा। कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ ए कीस्टोन स्पीशीज? एशियाटिक एलिफेंट, एशियाटिक एलिफेंट क्या मैं कह सकता हूँ? एशियाटिक एलिफेंट इज ए कीस्टोन स्पीशीज, है ना? बिकॉज उनके प्रेजेंस के बिना, ओके, उनके प्रेजेंस के बिना आपके साउथ में बहुत बड़ा काम करते हैं, इंजीनियर्स का काम करते हैं, इंजीनियर्स का काम करते हैं। वुल्व्स, वुल्व्स मार्मट, है कि नहीं? है ना? ऑलराइट। और इंजीनियर्स में कौन होता है? बीवर, एलिफेंट, है ना? बीवर और एलिफेंट, यस, ठीक है, ऑलराइट। सो लीगल प्रोविजन, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहां से आता है? ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के सेक्शन 37 से आता है। और किसको पावर है? स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर है नोटिफाई करने का बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। Creation of BHS may not put any restrictions on the prevailing practices of the local communities other than those voluntarily, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वॉलेंटरली जो करना चाहें आप उनको बता सकते हो, उनको कॉन्फिडेंस में ले सकते हो, सेइंग दैट ओके बीएचएस ये डिक्लेयर हो गया है, आप यहाँ पर जो करना चाहें, जैसे कुछ प्रैक्टिसेस है आपके, दिस इज डेट्रीमेंटल, आप उसको बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इट मे नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम आर एंड, ओके, जो गवर्नमेंट के एंड है उससे नहीं होना चाहिए। पर्पस क्या है? इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ लोकल कम्युनिटी। पहला बीएचएस क्या है? नल्लूर टैमरिंड ग्रोव इन बेंगलुरु, पहला था, कब आया है? 2007 में आया है। अभी 45 है एज ऑफ February 2024। लास्ट 5 कौन कौन से हैं? हल्दीर चार आइलैंड, बिरमपुर, बगुरान जलपाई, तुंगक्योंग धो, गंधमर्दन हिल और गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। तो इसमें से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद तो होगा नहीं, तो आएगा भी नहीं आपका, बट अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप, देख सकते हो, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, गंधमर्दन हिल्स, तुंगक्योंग धो, बिरामपुर, बागुरान और हल्दीर चा। राइनोज रिटर्न टू असम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आफ्टर 40 ईयर्स। तो लाउखोवा बुराचापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 40 साल के बाद आए थे, बिफोर लार्ज स्केल इंक्रोचमेंट की वजह से चले गए थे राइनोस। राइनोस क्या ओमनीवोरस है या हर्बीवोरस है? दे आर हर्बीवोरस, स्ट्रिक्टली हर्बीवोरस, घास चरते रहते हैं, ओके, घास चरते रहते हैं, ओके, याद रखिएगा इसको। लार्ज स्केल इंक्रोचमेंट की वजह से राइनो जो है, दे आर ओनली फाउंड इन काजीरंगा, ओरांग, वहां पर थे। और अभी जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। सो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है कहाँ पर? बिहार में है। वहां पर क्या कर रहा है बिहार में राइनो, क्या करेगा? ऐसा कुछ है वहां पर कि यू नो तेराई आर्क है, इट इज पार्ट ऑफ द तेराई आर्क, ओके, ऑल राइट। Carbon dioxide removal versus carbon capture and storage. So CCS refers to technologies that can capture carbon dioxide at a source of emission. Okay. सोर्स ऑफ एमिशन पे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप कैप्चर कर सकते हो तो वो बिफोर इट इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, तो वो सीसीएस टेक्नोलॉजी में आ जाता है। दीज सोर्सेज इंक्लूड्स द फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एज वेल। और ये जो है सीडीआर टेक्नोलॉजी क्या है? सीडीआर इज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। इसमें क्या होता है, आप एफॉरेस्टेशन भी कर सकते हो, दिस इज द नेचुरल मींस, और दूसरी टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे भी कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट एयर कैप्चर, जहां मशीन्स जो है वो ट्रीज की तरह काम करेगा और वो क्या करेगा? CO2 को अब्सॉर्ब करेगा।
फ्रॉम देयर सराउंडिंग और फिर उसको अंडरग्राउंड में स्टोर कर देगा। देर आर ऑल्सो मोर कम्प्लेक्स CDR टेक्नोलॉजीज लाइक enhanced rock weathering, where rocks are broken down chemically, the resulting rock particle can remove CO2 from the atmosphere। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि माइंस, वाई माइंस are known for carbon sequestration? Can this be the same reason why the mines are known for carbon sequestration? The answer is yes. Okay, other technologies क्या क्या है कार्बन रिमूवल के लिए? Okay, आपका है BECCS। उसके बाद आपका COP28 में unabated fossil fuel। What is unabated fossil fuel? So these are the fuels which are combusted without using CCS technology, without using the carbon dioxide capture and storage technology। ठीक है। कार्बन कैप्चर कोलिशन है which represents over 100 member companies, NGOs and labor groups। So please remember, जहां पर भी लास्ट में कोलिशन लिखा हो, जहां पर भी लास्ट में इंटरनेशनल लिखा हो, it is not an intergovernmental organization, it is what? It is an NGO। It is what? It is an NGO। yes। okay, अगर हम बात करें CDR मेथड की तो नेचुरल वे है और मैकेनिकल वे है। क्या है? नेचुरल वे है और मैकेनिकल वे है। तो इसमें एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन है, ऑब्वियसली यू कैन डू इट। फिर बायोचार है, दिस इज अ PYQ। बायोचार क्या है? बेसिकली आप बर्न करोगे ऑर्गेनिक वेस्ट को फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन अ कंट्रोल्ड प्रोसेस कॉल्ड पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस करके आप उसको कन्वर्ट कर दोगे। Although it resembles common charcoal in appearance, production of biochar reduces contamination, और ये it's a method to safely store carbon, and biochar can also be used in agriculture to increase the nutrient content। पायरोलाइसिस में क्या होता है? इसमें वुड चिप्स वगैरह डेड प्लांट्स आप बर्न करते हो विथ वेरी लिटिल ऑक्सीजन, विथ वेरी व्हाट? with very little oxygen। It is a stable form of carbon that cannot easily escape into the atmosphere। IPCC estimates biochar as a CDR method, और वो जो है 10 से $345 तक जा सकता है। और बायोचार जनरली कौन यूज करता है? किसान यूज करते हैं, अन्नदाता यूज करते हैं। ठीक है। इसमें क्या है? डस्ट क्रिएट हो सकता है विच इज प्रॉब्लमैटिक। सो प्लीज रिमेंबर, बायोचार इज अ इफेक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल प्रोसेस। Then comes your BECC। What is the full form? Bioenergy with carbon capture and storage। BECCS। okay, बायोएनर्जी विथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो ये सिमिलर है बायोचार जैसे होता है, लेकिन इसमें बायो एनर्जी प्रोडक्शन होता है। और वो कैसे होता है? थ्रू कंबशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और हीट। और जिसके जो CO2 एमिशन होता है वो आपका कैप्चर हो जाता है और अंडरग्राउंड आप उसको स्टोर कर सकते हो। और सीक्वेस्टर आप कैसे करते हो? फोटोसिंथेटिकली। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? कार्बन इन ऑक्सीजन आउट, कार्बन इन एंड ऑक्सीजन आउट होता है ना। तो उसी में जो है, उसी सेम प्लांट्स के ही प्रिंसिपल को फॉलो करके BECCS काम करता है। ओके, एंड इट इज फिक्स्ड पोस्ट कंबशन ऑफ CO2। ओके, और बायोचार ऑन दी अदर हैंड इज मेड बाय बर्निंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो सिर्फ आप उसको पायरोलाइसिस में जो है बर्न कर देते हो, एंड द कार्बन इज स्टोर्ड इन द चारकोल लाइक सब्सटेंस। तो जो बच जाता है बायोचार में लास्ट में, जो कोल जैसा आपको दिखता है लास्ट में, कोल जैसा, तो वो पर्टिकुलर थिंग उसमें जो है आपका कार्बन स्टोर हो जाता है। और BECCS डिलीवर्स इमीडिएट एंड परमानेंट CDR। तो वो तुरंत आपका जो कार्बन है उसको अंडरग्राउंड स्टोर कर देता है। whereas this is not the case in biochar, which is more of a mechanical method। Biochar shows low CDR efficiency compared to BECCS, but BECCS is costly। BECCS is on the costlier side, और इसमें लैंड की जरूरत पड़ती है, बायोचार में लैंड की जरूरत नहीं पड़ती है। DACCS, अभी हमने BECCS पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं DACCS। इट इज डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज।
सो DACCS जो है ये क्या करता है, CO2 डायरेक्टली निकाल देता है फ्रॉम द एटमोस्फेयर एट एनी लोकेशन, और ये जो है CO2 परमानेंटली स्टोर हो जाता है। सो BECCS और DACCS बेसिकली जो है आपका क्या करेगा, परमानेंट सॉल्यूशन देगा। और ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है टू रिमूव CO2। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है CO2 के रिमूवल के लिए। और एयर जो है, जिसमें आपका कार्बन कंटेनिंग एयर, इट इज ड्रॉन इनटू द मैकेनिज्म यूजिंग इंडस्ट्रियल फिल्टर्स, ओके। एंड देन आइदर इट इज पास थ्रू ए केमिकल सोल्यूशन, जिसमें से गैस रिमूव हो जाता है, या कोई केमिकल एजेंट उसके ऊपर छिड़का जाता है, which converts it into a compound which can be heated to release CO2, और फिर आपका जो है CO2 कैप्चर होके स्टोर हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, DACCS में क्या होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकली ट्रीट किया जाता है गैस को, और जब केमिकल से एक्सपोज होता है तो वहां से CO2 निकाल के और उसको स्टोर कर लिया जाता है। और जो कैप्चर्ड CO2 है उसको कंप्रेस किया जाता है हाई प्रेशर पे, और उसको डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, दैट इज डीप इनसाइड द अर्थ, उसको पंप कर दिया जाता है, ओके। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ CDR। तो ये कार्बन जो है, कार्बन रिमूवल का सबसे एक्सपेंसिव है। उसके बाद एनहांस्ड रॉक वेदरिंग है, जहां पर आप क्या करते हो, सिलिकेट रॉक्स को, ओके, सिलिकेट रॉक्स को जो है आप बेसिकली चेंज करते हो, और सिलिकेट रॉक जो है उसको वेदरिंग से, हेसेंड वेदरिंग या फोर्स्ड वेदरिंग, उसके थ्रू जो है यू डू दिस। और जो पाउडर बचता है आपके पास वेदरिंग करके, उसको आप क्या करते हो, एग्रीकल्चरल लैंड पे जिप्सम की तरह स्प्रेड कर देते हो। किसके तरह स्प्रेड करते हो, जिप्सम की तरफ स्प्रेड कर देते हो फॉर फर्दर केमिकल रिएक्शंस। इसका क्या है, बायोचार की तरह इनहैंस्ड रॉक वेदरिंग में भी डस्ट का प्रॉब्लम है, इसमें भी क्या है, डस्ट का प्रॉब्लम है, ओके। और इससे GHG एमिशन भी हो सकता है। देन ओशन अल्कलिनिटी एनहांसमेंट। सो ये जो इसमें क्या करना होता है बेसिकली, ओशंस जो है दे ऑल्सो एक्ट एज सिंक्स फॉर कार्बन। आपको ये बात पता है ना कि 50% ऑफ द वर्ल्ड्स O2 इज क्रिएटेड बाय ओशंस। मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड्स O2 इज क्रिएटेड बाय ओशंस। हाउ यार, ओशन से कैसे O2 निकल रहा है, ओशन से कैसे निकल रहा है, प्लैंक्टन्स। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और प्लैंक्टन्स मेनली कहां पर, कौन से वाले प्लैंक्टन, कैरिबियन सी, अटलांटिक ओशन वाले प्लैंक्टन्स, सैरागासो सी वाले, है कि नहीं, ओके। सो ओशन अल्कलिनिटी क्या है, बेसिकली एक अल्कलाइन सब्सटेंस डालो सी वाटर में, जिससे वो एक नेचुरल सिंक जो है उसका एक्सेलरेशन हो जाए, क्या हो जाए, उसका एक्सेलरेशन हो जाए, ठीक है। Alkaline substance in the ocean can convert dissolved inorganic CO2 in water into biocarbonates and carbonates। जो ये CO2 है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, बायोकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स में। सो देखिए, अब यहां आपको एक और चीज समझ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी, कि दिस इज एक्चुअली ए ड्रॉबैक ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन एज वेल। इफ देयर इज ओशन एसिडिफिकेशन, your ocean stop functioning as a carbon sink। बिकॉज आप यहां देख रहे हैं कि हम अल्कलिनिटी को बढ़ा रहे हैं ताकि वो जो है नेचुरल सिंक प्रोसेस एक्सेलरेट हो, लेकिन मान लो कि उल्टा हो जाए, जब एसिडिफिकेशन हो रहा है, सो कार्बन कैप्चर ऑल्सो गोज डाउन, है कि नहीं। द CO2 deficit thus created is balanced by absorbing more of the gas from the atmosphere। इसमें कुछ रिस्क्स होते हैं, जैसे इंक्रीज GHG एमिशन फ्रॉम माइनिंग, ट्रांसपोर्ट एंड डिप्लॉयमेंट। माइंस लेके जाओगे ना, माइनिंग करोगे ना अल्कलाइन सब्सटेंस का, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक्स जाएगा ना लेके बीचेस तक, ओके। ओनरशिप ऑफ वाइल्ड लाइफ आर्टिफैक्ट, तो एक दर्शन करके एक बंदा है, अभी रिसेंटली ही वाज अरेस्टेड फॉर मर्डर।
दर्शन एक बहुत फेमस कन्नडिगा एक्टर है। ओके। एंड ही वॉज वेयरिंग, बिग बॉस कन्नड़ पे था, एंड ही वॉज वेयरिंग ए हाथी दांत। ओके, ही वॉज वेयरिंग अ वुल्फ फैंग एंड अ हाथी दांत। एंड तो मतलब कलेश चलते रहता है। इज जस्ट लाइक यू नो योर, क्या नाम है उसका, रजत दलाल जैसा है। जैसे रजत दलाल है आपका, उसी तरीके से ये दर्शन है। दर्शन इज लाइक द कन्नडिगा वर्जन ऑफ रजत दलाल। तो अभी मर्डर के केस में फंसा था। ओके, मर्डर के केस में फंसा था, पहले इस केस में फंसा था क्योंकि ही वॉज वेयरिंग अ हाथी दांत। तो अब उसमें क्या है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है, ये क्या कहता है कि वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड अंडर वेरियस शेड्यूल्स। एनी आर्टिफैक्ट which is made with a part or a whole of a wild animal listed under the Wildlife Protection Act is an animal article or a trophy। मतलब कोई भी आर्टिफैक्ट जो है, जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के एनिमल, जिस जो प्रोटेक्टेड एनिमल है उससे बना है, दैट इज कंसिडर्ड एन एनिमल आर्टिकल और अ ट्रॉफी, जो भी इसके पोजेशन में है विदाउट एन ओनरशिप सर्टिफिकेट। तो यहां पर क्या मांग रहा है? ओनरशिप सर्टिफिकेट। नाउ दिस सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो यू आर वायलेटिंग द प्रोविजन। लेकिन ओनरशिप सर्टिफिकेट आपको जो है एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं देता है, सिर्फ कस्टोडियन बनाता है। यू आर नॉट द ओनर, यू आर द कस्टोडियन। ओके, बिकॉज इट कैन बी, इफ यू आर अ कस्टोडियन, इट कैन बी टेकन बाय द स्टेट एनी टाइम। इट कैन बी टेकन बाय द स्टेट एनी टाइम। वॉट कॉन्स्टिट्यूट्स लीगल पोजेशन ऑफ ए वाइल्ड लाइफ आर्टिकल? एज पर द लॉ, अगर आपके कस्टडी में है बिफोर 1972 तो आप रख सकते हैं। जैसे नहीं होता, मेरे गांव में, इन माय विलेज वी हैव दोज बारहसिंगास। ओके। हाँ, मैंने क्वेश्चन भी डाला था आपको, इफ यू गाइस रिमेंबर, बारहसिंगास थे 1930s में। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने मारा था। सो 1930s में मारा था। उस समय ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स था, ऐसा कोई रूल था नहीं कि आप मार नहीं सकते शेड्यूल्ड वन के एनिमल को। तो उन्होंने बारहसिंगा मारा, तो तीन बारहसिंगास के अभी भी जो है उसको उसका वो व्हाट डू यू कॉल दैट, अंदर में जो उसको अंदर का मटेरियल निकाल के और फिर यू स्टफ इट, टैक्सीडर्मी समथिंग यू कॉल इट, राइट? टैक्सीडर्मी है ना, तो वो है। तो दैट इज लीगल। 1972 के पहले जो भी आपके पास आर्टिफैक्ट है वो दैट इज लीगल। दूसरा, इफ द पर्सन डिक्लेयर्ड द आर्टिकल ड्यूरिंग द मोरेटोरियम गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द 1972 एक्ट। दूसरा, if a person inherited the article from a blood relative or a spouse after death, please remember, आप गिफ्ट नहीं कर सकते हो, नो गिफ्टिंग अलाउड। नाइदर यू कैन बाई, नॉर यू कैन सेल, नॉर यू कैन गिफ्ट। इनहेरिटेंस का मतलब डेथ होता है। अ हस्बैंड हु हैज एन आर्टिकल एंड एन ओनरशिप सर्टिफिकेट कैन नॉट गिफ्ट टू हिज वाइफ while he is alive, but she can inherit it after his death। उनके डेथ के बाद जो है वो इनहेरिट कर सकती है। ठीक है, क्या ये क्लियर है? ओनरशिप सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है ओनरशिप सर्टिफिकेट को इशू करता है। ईच आर्टिकल विथ अ सर्टिफिकेट इज मार्क्ड एंड हैज अ सीरियल नंबर। ओके, एड्रेस ऑफ द लोकेशन इज ऑल्सो देयर। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर रिक्वायर्स परमिशन। अगर एक जगह से दूसरे जगह आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो इसका परमिशन चाहिए आपको, किससे? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। पोजेशन ऑफ अ शेड्यूल वन एनिमल आर्टिकल इज अ नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस। आप अरेस्ट हो सकते हैं। टाइगर, ब्लैक बक, ब्राउन एंटलर डियर, चीता, गोल्डन लंगूर, लायन, लायन टेल्ड मकैक, मालाबार सिवेट्स, लॉरिस और राइनोसोरस जो है, ये सारे एनिमल्स हैं जिनके आर्टिकल्स आपके पास नहीं हो सकते। आपको जो है विद इन 48 आवर्स, अगर आपको कोई ऐसा आर्टिकल मिलता है तो आपको विद इन 48 आवर्स बताना पड़ता है ये स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। ओके। अब हम बात करते हैं डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में। सो इट वाज टेबल्ड इन राज्यसभा इन 2021। तो ये जो है आपका 2021 में था। और एक्ट लिस्टेड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मैंडेटेड दैट national and state level bodies be established for implementation of this dam safety act। उसी के नाम पे एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी आया
और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है वो स्टेट लेवल डिस्प्यूट्स वगैरह को देखेगा डैम से रिलेटेड। चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC. So what is a CWC? Is CWC a constitutional body or is it a statutory body? Central Water Commission जो है, is it a is it a yes? So basically ये Ministry of जल शक्ति का है. It's an attached office. It's an attached office of Ministry of जल शक्ति. अभी मैंने पूछा भी था, अगर याद होगा आपको. और इसने कोई ऐप निकाला है क्या? इसने कोई ऐप निकाला है क्या? Do you guys know about any app that they have come up with? कौन सा ऐप है? I have given in this document only, अगर आपको याद होगा. Here is the app, Central Water Commission का. It's called Flood Watch. Okay, it's called Flood Watch. और ये जो है आपका कलर्ड सर्कल्स में यूज करके आपको रिस्क ऑफ फ्लडिंग बताता है. ग्रीन सर्कल बताता है कि नॉर्मल है सब चीज, येलो बताता है कि अबव नॉर्मल है, ऑरेंज इज सिवियर एंड रेड इज एक्सट्रीम. और आप जो है उसमें से इंफॉर्मेशन जो है निकाल सकते हो. तो ये याद रखिएगा, फ्लड वॉच नाम है ऐप का. इसमें स्टेट्स क्या कर सकता है? सो प्रोविजंस रिक्वायर द स्टेट टू क्लासिफाई द डैम्स बेस्ड ऑन हजार्ड रिस्क, कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शंस एंड क्रिएट इमरजेंसी एक्शन प्लान. अगर कोई डैम टूट जाता है, अगर कोई डैम टूट जाता है तो उस केस में क्या होगा? आप जो है इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना है. आपको इंस्टीट्यूट करना है इमरजेंसी फ्लड वार्निंग सिस्टम, ताकि लोगों को हु आर लिविंग डाउनस्ट्रीम द डैम उनको जो है पता चल जाए. ठीक है. No statutory provision requires systemic reporting of failures and no single agency was tasked with tracking this data. So इसीलिए जो है National Dam Safety Authority is a pioneer, okay, of dam safety in India. And who heads this? Chairman of the Central Water Commission at the national level. Okay. Marine cloud brightening. So it is being considered to shield parts of ocean from extreme heat. तो एक्सट्रीम हीट से क्या हो सकता है? कोरल ब्लीचिंग हो सकता है. कैन दिस लीड टू कोरल ब्लीचिंग? यस. ओके, तो इसमें क्या करोगे आप? वाटर कैनन्स यूज करोगे सी वाटर को स्काई में डालने के लिए. ओके, विच से क्या होगा? ब्राइटर वाइटर क्लाउड्स होगा, और जिससे लो मरीन क्लाउड्स जो होगा इट विल रिफ्लेक्ट द सनलाइट अवे फ्रॉम ओशन सरफेस. याद है आपको? यू गाइस रिमेंबर लो मरीन क्लाउड्स? लो क्लाउड्स का क्या होता है? फितरत, रिफ्लेक्टर. और हाई क्लाउड्स का क्या होता है? फितरत, हाई क्लाउड्स का अब्सॉर्बर, है ना? हाउ डू यू ब्राइटन अ क्लाउड? सो एक वार्म क्लाउड होता है. इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट फ्लोटिंग इन एयर. A cloud of many small droplet is brighter than the one with fewer large droplet. तो जब आप सी वाटर को फेंकोगे ऊपर towards the air, so you will find what? Brighter clouds. Okay. Typically in the lower atmosphere over land there are thousands to tens of thousands of these tiny particles. और फिर ये जो है इसको आप क्या बोलोगे? एरोसोल्स कहोगे. और एरोसोल्स का क्या काम होता है? कूलिंग इंपैक्ट होता है. Doesn't aerosols have cooling impact? Yes. एरोसोल्स जो है वो डस्ट में, सी सॉल्ट में, पॉलन, एश, सल्फेट्स. तो अभी सल्फेट्स हमने बात की थी, तो ये कहां से निकलता है? वोल्केनो से निकलता है. तो याद है जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो नीचे चला जाता है, एवरेज टेम्परेचर. 1883 में 1883 और 1893 में जो इंडोनेशियन वोल्केनो था, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंडोनेशियन वोल्केनो जो फटा था तो अर्थ पे बहुत दिन तक अंधेरा रहा था उस पर्टिकुलर एरिया में? क्या नाम है उसका? क्रैकाटोआ ना? क्राकाटोआ है ना? क्राकाटोआ नाम है उसका.
ऑलराइट, यू आर करेक्ट, वेरी गुड, क्राकाटोआ जो है। ओके, सो इससे क्या हो सकता है, जियो इंजीनियरिंग भी लोग करना चाह रहे हैं कि हम जो है एरोसोल्स को छोड़ेंगे, सल्फेट्स को छोड़ेंगे, सो उससे अर्थ जो है कम हो जाएगा, लेकिन इट विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल। ओके, बिकॉज इट हैज अ पोल्यूटिंग इम्पैक्ट, इट हैज अ व्हाट, इट हैज ए पोल्यूटिंग इम्पैक्ट। ओके, ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसल फ्लाइज, तो ड्रैगन फ्लाइज क्या होते हैं, दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ फ्रेश वाटर क्वालिटी। नाउ दिस इज समथिंग दैट यूपीएससी कैन आस्क यू। ओके, कि वेटलैंड्स में, अभी मैंने कल ही पूछा था आई थिंक, वेटलैंड्स में वाटर क्वालिटी को कौन बताता है, तो वो ड्रैगन फ्लाइज और डैमसल फ्लाइज बताता है। सो इट इज इनिशिएटेड बाय WWF इंडिया इन पार्टनरशिप विथ BNHS। ओके, BNHS जो है उसके साथ में ये हुआ है। अच्छा, एक एक बात मेरे को बताओ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, इज इट ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इज इट ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट? The answer is yes. Okay, it is a government institute. Okay, or what do you know about it? Okay, is it a statutory body? Okay, is it a statutory body? It functions under which institution? Ministry of Environment? Ministry of Environment? Yes, ठीक है, करेक्ट, ऑल राइट। और कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट? राजाजी नेशनल पार्क के पास, उत्तराखंड में। ओके, ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क के पास है ये। और यहाँ पर जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वालों का भी ट्रेनिंग चलता है। ओके, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वालों का ट्रेनिंग चलता है। एक IGNFA है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, जहां पर आपका क्या नाम है उसका, एक मूवी आई थी, नहीं ये कोई मूवी थी वो करण जौहर वाली, है ना, सम मूवी वाज देयर, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मूवी, अरे जिसमें आलिया भट्ट का स्टार्ट हुआ था करियर, वो वाली मूवी, आई थिंक दैट वाज शॉट देयर इन IGNFCA। ओके, एज फार एज आई रिमेम्बर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये अभी जो है वेटलैंड बायो मॉनिटरिंग, ये कहाँ पर कंडक्ट हो रहा है, वेलायानी लेक। तो वेलायानी लेक जो है, हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वेलायानी लेक, भारत फूजा रिवर। तो इज भारत फूजा रिवर द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला? इज भारत फूजा river the longest river of Kerala? The answer is no. Periyar river is. Okay. Bharat Fuza is the second longest. Okay. और याद है हमने बात की थी कुंथी फूजा, कुंथी फूजा। सो कुंथी फूजा कहां से निकल रहा है? कुंथी फूजा ओरिजिनेट्स फ्रॉम साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, है ना। ओके, सो ये जो वहां पर है वेलायानी लेक, भारत फूजा रिवर और कोल वेटलैंड्स, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो ड्रैगन फ्लाइज है, दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी। अगर ड्रैगन फ्लाइज होंगी तो उनका नंबर हाई होगा, तो इसका मतलब वाटर क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अगर उनका वाटर पोल्यूटेड है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होता है। ठीक है, ऑल राइट, सो आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर एंड थोड़ा सा बाकी वो हम लोग सेकेंड हाफ में कंप्लीट कर लेंगे।